एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि दिल्ली, आपकी प्यारी सी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जो आपकी क्लास 11th बायोलॉजी का इंडेक्स का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने डाला है कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि इसी चैप्टर से आपके बहुत सारे चैप्टर्स का लिंक होता है। अपन इसमें एनसीईआरटी की भी रीडिंग करेंगे। ये लेक्चर आपको फुल फ्लेज्ड मिलेगा। इसमें हम हर एक छोटी से छोटी चीज भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी कवर करेंगे विद ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आप लोगों को नोट्स की अगर दिक्कत होती है, मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो जैसे ही लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, यहीं पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसके नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे। प्लस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, पीडब्ल्यू के ऐप के ऊपर भी इसके नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्लीट चैप्टर। इसमें हम नीट के पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने वाले हैं ताकि आपके स्कूल एग्जाम्स भी कवर अप हो जाए, एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लैरिफाई हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, सबसे पहले आता है एक साइंटिस्ट के बारे में। तो ये साइंटिस्ट वाला पार्ट भी हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल क्वेश्चन साइंटिस्ट वाले पार्ट से भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अब अर्नेस्ट मेयर कौन है, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीजें करी, वो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, जो अर्नेस्ट मेयर है, ही वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई इन कैम्पटन, जर्मनी में पैदा हुए थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था। तो बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हु इज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? अर्नेस्ट मेयर। इन्हें 100 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम भी घोषित किया गया है। मेयर ने हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ज्वाइन किया था। फिर ये रिटायर हुए थे वहां से, एंड इन्हें टाइटल मिला था अलेक्जेंडर एगिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरिटस। थ्रू आउट हिज नियरली, पूरी इनकी जर्नी में 80 ईयर्स के इनके करियर में इन्होंने काफी फील्ड्स के अंदर रिसर्च करी थी, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में। पर मैम ये तो आपने सारी वो चीजें बता दी जो हमें पता भी नहीं है हमारे इस चैप्टर में काम की हैं क्या। तो हमारे इस चैप्टर में जो काम का अर्नेस्ट मेयर ने दिया है वो क्या है? He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question. इन्होंने बेटा दिया था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। मेजर चीज जो अर्नेस्ट मेयर ने दी है वो ये है, इन्होंने यार इस चीज के बारे में काफी स्टडी करी थी। इनका सेंट्रल क्वेश्चन यही था। He also pioneered currently accepted definition of biological species. तो definition of biological species भी अर्नेस्ट मेयर ने ही दी है, जो अभी करंटली आप पढ़ रहे हैं। मेयर वॉज अवॉर्डेड 3 प्राइज, इनको बहुत सारे प्राइजेस दिए गए थे, उसमें मेन 3 प्राइज कौन से थे? दैट इज ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द बाल्जन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड द क्रेफोर्ड प्राइज। फिर उसके बाद मेयर की डेथ हो गई थी। तो मेयर ने अपना कंट्रीब्यूशन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत दिया था। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ही इज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया इन्होंने डेफिनेशन दी दैट इज बायोलॉजिकल स्पीशीज की। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काफी समय काम किया और इन्होंने ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन पर काफी वर्क किया। ठीक है, डन है, डस्टेड। चलिए अब हम चैप्टर की अंदर चलते हैं। आफ्टर कवरिंग द साइंटिस्ट पार्ट, आपके ये चैप्टर शुरू होते ही एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ से बात करता है कि ये है हमारी धरती दैट इज अर्थ के ऊपर रहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इफ यू टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म, अधिकतर बच्चे तो सिर्फ बोल देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। बेटा ये चीज 9th-10th क्लास तक आप बोल रहे थे, इट इज ओके। जैसे आप क्लास 11th में आते हो, हम ये नहीं बोलते हैं कि सिर्फ प्लांट और एनिमल्स हैं। दे आर बैक्टीरियाज ऑल्सो, देयर इज प्रोटिस्टा ऑल्सो, देयर फंजाई ऑल्सो, है ना मैम। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पे प्रेजेंट हैं, जिन सबके पास भी सेल होता है। These all are living organisms. नॉन लिविंग क्या है? हवा, पानी, धूप, मिनरल, सॉइल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग। इन्हीं सब के मिश्रण से और मिक्सचर से क्या बनी है? हमारी अर्थ बनी है।
अब अगर आप देखोगे हमारे अर्थ पे वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट हैं। अगर आप में से आई थिंक बहुत सारे लोग ट्रैवल करना प्रेफर भी करते होंगे ना, स्पेशली आई तो लव ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितनी सारी जगहें हैं अर्थ पे। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज एंटार्क्टिका, जहाँ पे आपको आइसबर्ग्स, आइस माउंटेन्स और ऐसी बहुत चीजें दिखेंगी। देन यहाँ पे वी ऑल्सो हैव डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है, कितने प्यारे लगते हैं ये। वी हैव बीचेस, ठीक है, बीचेस तो इंडिया में भी खूब सारे हैं भाई। वी हैव डेजर्ट्स, जहाँ पे एकदम रेत होती है, एकदम गरम गरम डेजर्ट, ठीक है। वी सी, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लेक्स होती हैं, ठीक है, एकदम पहाड़ों के बीच में से स्ट्रीम्स और लेक्स और रिवर्स पास होती हैं। देन वी हैव हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पर गरम गरम पानी होता है। तो मतलब आपकी एनसीईआरटी बात करती है कि हमारी धरती पे कितने सारे तरीके का हैबिटेट है, कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। ऐसी जगहें हैं जो बहुत गर्म हैं, ऐसी जगहें हैं जो बहुत ठंडी हैं। ओवरऑल हमारा हैबिटेट कितना डाइवर्स है। तो आइए इसी बात पे हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। भाई हमें पता है क्यों वंडरफुल है, क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स रहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग्स। ये सब हमें स्पीचलेस छोड़ देता है, हमने अभी यही चीज पढ़ी। फिर बड़ा है द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स और द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क्स लीव अस इन ऑ। आपने कभी वीडियोस देखे होंगे, है ना, जोग्राफिकल, है ना, नेट न्यू जोग्राफिकल चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे, कि शार्क आ रही है, वो है ना ऑर्गेनिजम्स को खा रही है। फिर आपने देखा होगा हॉर्स, है ना, ऐसे बहुत सारी जगहों पे भाग रहे हैं, फिशेस स्विम कर रही हैं। कितना प्यारी डाइवर्सिटी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। आप लोगों को ये एनसीईआरटी की लाइन कितनी ब्यूटीफुली बोल रही है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स इस धरती के ऊपर कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के होने का रीजन है। अगर आप देखोगे हम लोग किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म हम पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से हमारे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फूड वेब्स, फूड चेन्स चलती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली अगर आप बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल क्या है, कितनी यूनिक बॉडी है, कितने यूनिक क्वेश्चंस जगते हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज। सबसे बड़ा सवाल पूछा गया इस चैप्टर ने कि असली में बताओ यार, हु इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, वेयर इज लिविंग, ठीक है। एंड द सेकंड इज अ फिलोसॉफिकल वन दैट सीक्स आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यार दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि लिविंग क्या होता है, और अगर हम लिविंग हैं तो हमारा पर्पस क्या है इस धरती पर। मतलब आंसर्स कुड बी मेनी, ठीक है। सो वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन भाई कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, किसी और का भी अलग हो सकता है। तो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट, हम बात करेंगे कि लिविंग क्या होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, पहले आपकी एनसीईआरटी के अंदर जब चैप्टर के अंदर चीजें डिलीट नहीं हुई थी, तब एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा, आई थिंक 2.5 पेजेस सिर्फ बात करी थी व्हाट इज लिविंग। तो एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें मेंशन करी थी जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ ट्रिक कॉल्ड एज मिसेस ग्रीन। मिसेस ग्रीन माने मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ये चीजें जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। पहले आपकी एनसीईआरटी ने इन सारी चीजों के ऊपर एक एक पैराग्राफ दे रखा था, पर अफसोस अभी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें डिलीट हो चुका है। इट इज डिलीटेड इन द न्यू एनसीईआरटी। पर फिर भी आपकी इस न्यू एनसीईआरटी ने क्वेश्चन तो पूछा ही है कि भाई लिविंग क्या होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी कोई पूछ ले तो आप ये मिसेस ग्रीन करके ट्रिक याद रख सकते हैं कि जिसमें भी मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट बेटा अंदरूनी भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हम जो सांस ले रहे हैं उससे बॉडी में एनर्जी बन रही है, हम सेंसिटिविटी फील कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रो हो रही है लंबाई में, चौड़ाई में, इंटरनल बॉडी, ठीक है। रिप्रोडक्शन, अब ऑफ कोर्स यार हर चीज के थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, दैट इज वर्कर बीज, म्यूल्स, इनफर्टाइल कपल, पर बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना है, न्यूट्रिशन,
बिना न्यूट्रिशन के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह सकता। तो ये थे फीचर्स ऑफ लिविंग जो हमें पता होने चाहिए, बट ऑफ कोर्स वो एनसीईआरटी से डिलीट हो गए तो हम इतना बॉदर नहीं करेंगे उस पर। अब यहां से शुरू होता है आपका रियल चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू व्हाट? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वर्ड को स्प्लिट करेंगे, बायो माने लिविंग, डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारी धरती के ऊपर कितने लिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब कहा गया है, साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि हमारी धरती पर कम से कम 7 से 8 मिलियन स्पीशीज रहती होंगी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मिलाकर। पर अभी तक हम कितनी स्पीशीज को ढूंढ पाए हैं, कितनी डिस्क्राइब्ड हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ स्पीशीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट आर, वेरी इंपॉर्टेंट, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जो अभी तक नोन है और उन्हें डिस्क्राइब कर दिया गया, मतलब उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आपकी एनसीईआरटी ने यहां पर एक लाइन दी है, मोर न्यू एरिया डिस्कवर्ड, मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड। तो मैं आपको इसको समझाती हूं एक बहुत प्यारे तरीके से। मान लीजिए ये है एक फॉरेस्ट, है ना, ये है एक फॉरेस्ट। पहले आप लोग इस फॉरेस्ट के सिर्फ इतने हिस्से में गए तो आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके की बर्ड्स थी, फिशेस थी। फिर आप इस फॉरेस्ट के यहाँ तक चले गए, इधर तक आ गए आप, अंदर तक आपने इतना एरिया और डिस्कवर किया, तो आपको कुछ और नए जानवर मिले, है ना, कोई नए नए तरीके की चिड़ियाएं मिली, नए नए तरीके की मछलियां, नए नए तरीके के जानवर मिले। फिर आपने इसको और डिस्कवर किया, तो आपने देखा यार जितना अंदर आप फॉरेस्ट के जाते जा रहे हो, जितना आप उसके एरिया को डिस्कवर करते जा रहे हो, उतने ज्यादा नए ऑर्गेनिजम्स आपको दिखने लगे, उतनी नई स्पीशीज आपको मिलने लगी। तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइन यही कहती है, मोर न्यू एरिया, जितना एरिया नया ढूंढते जाते हैं, मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड। जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में कहा जाता है कि अभी तक हम पूरा डिस्कवर नहीं कर पाए हैं ढंग से। सोचो, अभी जब तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए, अभी भी हम इतनी स्पीशीज देख चुके हैं वहां से, तो अभी और डिस्कवर करेंगे तो कितनी और स्पीशीज डिस्कवर हो जाएंगी। हमें अभी तक पता भी नहीं कितने नए इंसेक्ट्स, चिड़िया, एनिमल्स, बर्ड्स भाई रह रही होंगे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, वी डोंट नो येट। गजब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्ड बायोडाइवर्सिटी रेंज। डिस्क्राइब्ड बायोडाइवर्सिटी रेंज का मतलब क्या है? कितनी स्पीशीज नोन है और डिस्क्राइब्ड है? 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.1 टू 1.8 ट्रिलियन, अच्छा भाई, 1.7 टू 1.8 बिलियन एंड 1.7 टू 18 बिलियन, तो इट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, अभी पढ़ा है भाई, जस्ट अभी पढ़ा है हमने। डन। आइए इसी बात पे एनसीईआरटी की रीडिंग मारते हैं एक बार। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be plotted plant हो, insects हो, birds हो, animals हो. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. आप अपनी आंखों से किनको नहीं देख सकते? जैसे कि बैक्टीरियास को। They are around you. आपके आसपास कितने living things हैं आपको पता भी नहीं है। If you were to increase the area that you make observation in, the range and diversity of organisms that you would see increase. जितना ज्यादा एरिया आप ढूंढेंगे उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, राइट। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, you would probably see a much greater number and kind of living organisms. Of course, अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाएंगे हमें वहां बहुत जानवर मिलेंगे. Each different kind of plant, animal and organism that you see represent species. जितने भी जानवर आप वहां पे देख रहे हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप उस फॉरेस्ट में देख रहे हो, वो सब क्या है? उस फॉरेस्ट की स्पीशीज हैं. The number of species that are known and described. कितनी species हैं which are known and described are 1.7 to 1.8 million species. This refers to biodiversity. The number and type of organisms present on earth is called as biodiversity. We should remember here, ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, when we explore new areas, new organisms are continuously identified. जितना एरिया आप ढूंढेंगे उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे. ये चीज भी हमने समझ ली. चलिए अब यार, अब हम चैप्टर में शुरू करते हैं कुछ चीज.
बिफोर दैट आपके मैं बात करना चाहूंगी चावल। मैम चावल है ये तो अगर मैं आप लोगों से पूछती आप किस स्टेट से हैं, तो आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई इसे कहेगा मैम ये तो राइस है, राइस, कोई कहेगा ये चावल है, कोई कहेगा नहीं मैम ये तो चौल है, कोई कहेगा ये भात है, कोई कहेगा ये बेलगम है, कोई कहेगा अरसी है, कोई कहेगा चोखा है। हर किसी अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में हमारे इंडिया के हम इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो अब यार अगर मान लो कोई इंसान है जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती और वो 3-4 लोगों का ग्रुप मिलता है और वो लोग चावल खाने की बात करते हैं, तो कोई बोल रहा है अरसी, कोई बोल रहा है भात, कोई बोल रहा है चावल, कोई बोल रहा है चोखा, तो वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा वो बात किस चीज की कर रहे हैं। हालांकि अब तुम कहोगे मैम आजकल तो जमाना है, गूगल फोटो दिखा देंगे, बोलेंगे ये खाने का है, बट अभी यार हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक लेवल पर। मान लो एक फ्रांस का साइंटिस्ट आया है, एक रशिया का साइंटिस्ट आया है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट आया है, कोरियन साइंटिस्ट आया है, एक इंडियन साइंटिस्ट आया है। अब सबको इस चावल के बारे में कॉमन बात करनी है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू एलोकेट एक साइंटिफिक नेम्स टू द स्पीशीज। तो यहाँ पे आप देखोगे वाई वी नीड स्टैंडर्डाइज नेमिंग। हमें स्टैंडर्डाइज नेमिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमें हर चीज का एक साइंटिफिक नाम क्यों निकालना पड़ा? अ सिंगल स्पीशीज मे हैव सेवरल लोकल और वर्नाक्युलर नेम्स। हमने अभी देखा जैसे चावल है उसके कितने सारे लोकल नेम्स हैं। अ सिंगल वर्नाक्युलर नेम ऑफ अप्लाइज टू वेरियस स्पीशीज ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस। देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जैसे कई लोग चावल को चोखा कहते हैं, वहीं पे कई लोग आलू की जो सब्जी होती है उसको चोखा कहते हैं। तो यार कई बार लोकल लैंग्वेजेस में एक वर्ड का अलग अलग मतलब हो सकता है अलग अलग भाषाओं में, है ना? अब हो सकता है हम लोग कह रहे हैं माँ, ठीक है, माँ, माँ मीन्स हमारे में मम्मी है, किसी में माँ मतलब कोई और चीज भी हो सकती है। तो यार अलग अलग शब्दों का मतलब अलग अलग हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। फिर मेनी स्पीशीज जनरली लैकिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डू नॉट हैव अ वर्नाक्युलर नेम। मान लो भाई कोई ऐसी स्पीशीज है जिससे कोई भी इकोनॉमिकली फायदा नहीं हो रहा है, तो उसका कोई नाम ही नहीं होता है, लोगों को उसका कोई नाम ही नहीं रखा हुआ है, उसको किसी भी नाम से बुलाते ही नहीं है। इसलिए एक नाम देना, एक साइंटिफिक नेम देना टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहा गया नॉमेनक्लेचर, दैट इज नामकरण करना। जैसे आपका भी एक नाम है, एक सरनेम है, उसी तरह ऑर्गेनिजम्स को भी नेमिंग की गई। तो नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट द ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नाम दिया जाए जिससे वो पूरी दुनिया में जाना जाए। सबसे पहला, अब कमेटी बैठी, इन्होंने कहा हमें तो कमेटी बनानी पड़ेगी। एक कमेटी जो पौधों का नाम दे, एक कमेटी जो एनिमल्स का नाम दे, एक कमेटी जो बैक्टीरियाज का नाम दे। ऐसी बहुत सारी कमिटीज बनी, ठीक है, बट अभी आपके एनसीईआरटी में 2 ही दे रखी हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जो पेड़ों का नाम देंगी, पौधों का। ICZN दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो जानवरों का नाम रखेंगे। अब साइंटिफिक नेम कैसा होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है दैट हर ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। साइंटिफिक नेम बेटा कभी भी 2 ऑर्गेनिज्म के सेम नहीं होते हैं। साइंटिफिक नेम हमेशा अलग होगा 2 ऑर्गेनिजम्स का। साइंटिफिक नेम ऑल्सो इंश्योर्स सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन स्पीशीज। यही वाली लाइन है कि ये नाम किसी और का नाम नहीं हो सकता। साइंटिफिक नेम इज अ यूनिक नेम। अभी जैसे क्या होता है, अब इंडिया में तो शर्मा सरनेम कितना कॉमन है, हर दूसरे तीसरे का सरनेम शर्मा है हैं, और हर दूसरे मतलब इंडिया में कितने सारे कॉमन नेम्स पाए जाते हैं, नहीं? ऐसे अब जैसे राहुल कितना कॉमन नाम है, प्रिया कितना कॉमन नाम है। अब यार तुम लोग ऐसे अफेंड मत हो जाना, मजाक कर रही हूँ समझाने के लिए तुम्हें। तो अब यहाँ पे देखो हमारे तो नाम और सरनेम तक ही कॉमन हो जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम में ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक नेम एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। यस, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया एस्टैब्लिश बाय साइंटिस्ट, ठीक है। ये चीज क्या होगी, हमेशा अलग हो गई, साइंटिस्ट ने दी है। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plant and animals in our own area by their local names. आपके घर के पास गाय निकल जाओगे तो गाय जा रही है भाई, गाय, अरे भैंसिया जा रही है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है।
these local names would vary from place to place, even within a country. हम आप इंडिया में ही देख लो कितने अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. You would recognize the confusion that would be creative if we did not find ways and means to talk to each other to refer an organism we are talking about. अगर हम एक कॉमन नाम नहीं निकालेंगे तो हमें कभी भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे. Hence, there is need to standardize the naming of a living organism such that जो particular organism है वो सेम नेम से पूरी दुनिया में जाना चाहे, उसे हम कहते हैं nomenclature, माने नामकरण करना. Obviously, nomenclature is naming is only possible when the organism is described correctly. देखो, नामकरण हम कर भी तभी सकते हैं जब हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी जानकारी हो कि वो पहले तो वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, किस में आ रहा है वो. दूसरा चीज हमें पता हो कि वो एक एनिमल भी है तो वो इंसेक्ट है वो मॉलिस्का है, काइनोडर्मेटा है, आर्थ्रोपोडा है, पॉरीफेरा है, क्या है. हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है. We know to what organism the name is attached to. This is identification. हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि यार ये ऑर्गेनिज्म है क्या, तभी तो हम उसका नामकरण कर पाएंगे. आइए इसी बात पर थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं. ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिमल नेमिंग, बाइनोमियल नेमिंग नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट, ICZN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग, इंटरनेशनल कोडिंग ही आ गया. इन ब्रीडिंग नहीं भाई, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. नामकरण कैसे होता है? तो नाम के होते हैं बेटा दो टुकड़े, क्योंकि बाय माने दो, ठीक है, बाय मतलब दो, नाम के दो हिस्से होंगे. ये नेमिंग सिस्टम, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस लिनियस. ही इज अ वेरी वेरी फेमस साइंटिस्ट. बेटा आप इनका नाम स्पेशली आपके लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर्स में काफी पढ़ेंगे. तो कैरलस लिनियस ने अपनी दो बुक्स भी लिखी थी. बुक्स का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरे. इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अब कैसे दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, अभी आपको बताते हैं. चलिए यहां पर तो थोड़ा सा ये गड़बड़ लिख रखा है तो इसको मैं मिटा देती हूँ. ठीक है, आ जाइए. तो हम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फोटो नजर आ रही है. आम, ये फोटो देखते ही तो मन कर गया आम खाने का. अब तुम में से कई लोगों ने बोला होगा आम, किसी ने बोला होगा अम्बी है, किसी ने बोला होगा केरी, किसी ने बोला होगा अम्बा, कोई हमारा इंग्लिश वाला होगा मैंगो, इट्स मैंगो मैम, इट्स मैंगो. तो अब यही डिफिकल्टी हमें यहाँ पे भी फेस करनी पड़ रही है कि इस एक फ्रूट के भी हमने कितने सारे नाम निकाल रखे हैं. तो इस फ्रूट का साइंटिफिक नेम हम कैसे लिखते हैं? तो पहले तो मैं आपको साइंटिफिक नेम लिखना सिखाती हूँ. तो साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं, सबसे पहला दैट इज मैंजीफेरा इंडिका. ये है मैंगो का नाम. पर ये नाम क्योंकि मैंने हैंड रिटन किया है तो मैं इसके नाम को और इस जीनस और स्पीशीज को अंडरलाइन करूंगी. बेटा ये अंडरलाइन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों को साथ में कर दो. इट इज रॉन्ग. नाम के अगर दो हिस्से हैं तो दोनों को अलग अलग ही अंडरलाइन किया जाएगा. ठीक है. अब मैम ये हिस्से क्या हैं? तो इसको कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट. ये है नाम का पहला कंपोनेंट. इस पहले कंपोनेंट को कहा जाता है जीनस एंड इसे कहा जाता है सेकंड कंपोनेंट. जैसे नाम का दूसरा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा कहलाता है स्पीशीज. ठीक है, स्पीशीज कह लो या इसे आपके एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा है, जीनस भी कहा है और इसको जेनेरिक नेम भी कहा है. ठीक है. तो यहां पर क्या है, दो पार्ट है नाम के. जैसे भाई मेरा नाम है आरुषि तुली, मेरे नाम के दो हिस्से हैं, हम कहते हैं हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. उसी तरीके से साइंटिफिक नेम्स में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, जीनस एंड स्पीशीज. तो जो जीनस होता है वो आगे वाला होता है, स्पीशीज जो होता है पीछे वाला कंपोनेंट कहलाता है. जीनस में हमेशा याद रखना जो पहला लेटर होगा इट विल ऑलवेज बी कैपिटल लेटर.
वहीं स्पीशीज में जो पहला लेटर होगा ये हमेशा स्मॉल लेटर होगा। क्या होगा? स्मॉल। स्पीशीज जो जब भी हम स्पीशीज लिखते हैं वो हम स्मॉल लेटर से ही शुरू करते हैं, जब भी हम जीनस लिखते हैं वो हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। अब नाम के साथ, अब देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जो है स्पीशीज के नाम दिए हैं। तो मान लीजिए जैसे अब ये नाम है, ये नाम दिया है कार्लेस लिनियस ने, तो हम साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए उनका नाम पीछे लगा देंगे। लिन माने दिस इज दी साइंटिस्ट नेम हु डिस्क्राइब्ड, जिसने डिस्क्राइब किया है इस पर्टिकुलर स्पीशीज को, जिन्होंने स्पीशीज का नामकरण किया है, उन साइंटिस्ट का नाम हम पीछे लिख देते हैं। तो ये क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। दिस इज अ साइंटिफिक नेम फॉर अ मैंगो। यहाँ पे पहला नाम क्या है? जीनस, दूसरा नाम क्या है? स्पीशीज। चलिए अब यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए हमने जो देखा। In order to facilitate the study and the number of scientists have established procedures, जिससे हम एक scientific name दे सके organism को. For plants, scientific name are based on principles and criteria which are given by International Code of Botanical Nomenclature. वहीं जानवरों के लिए International Code of Zoological Nomenclature दिया गया है. The scientific name ensures that each organism has only one name all over the world. उसका एक ही नाम हो पूरी दुनिया में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। नाउ दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेम नाम नहीं होगा। फिर बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड scientific names to organisms. Each name has two components, generic name and specific epithet. Name के दो component होते हैं, generic name and specific epithet. इस system of classification जिसमें दो component होते हैं, इसे कहते हैं binomial nomenclature. किसने दिया था? Given by Carolus Linnaeus. Is being practiced by biologists all over the world. This naming system is used using two-word format. ठीक है, इसमें दो शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। नाउ लेट अस सी ये नाम कैसे दिया गया, जिसमें जीनस क्या है? मैंजीफेरा, एंड इंडिका क्या है? हमारी स्पीशीज है। अब मैम ये नाम कैसे दिया गया? कुछ तो रूल्स होते होंगे कि नामकरण कैसे किया जाएगा। यस, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स फॉर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। कुछ तो ऐसे रूल्स दिए होंगे एनसीईआरटी के अंदर भी, कुछ ऐसे रूल साइंटिस्ट ने दिए होंगे जिससे हम एक स्पीशीज का नामकरण कर सकते हैं। यस, तो पहला रूल है, जो भी साइंटिफिक नेम दिया जाएगा वो लैटिन भाषा में दिया जाएगा। अब मैम लैटिन क्या है? जैसे आपको पता है देयर इज फ्रेंच लैंग्वेज, हिंदी है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो वैसे एक लैंग्वेज होती है लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में दिया जाता है साइंटिफिक नेम। मैम लैटिन ही लैंग्वेज क्यों यूज की गई? बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज। पहली चीज, इस लैंग्वेज को बहुत ज्यादा बोला नहीं जाता, ठीक है। देन जब भी ये नाम बुक में प्रिंट होगा ये हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट होता है। देखना बुक्स में ये थोड़ा ऐसे लिखा होगा, मतलब इटैलिक फोंट समझते हो ना, ऐसे। अरे भाई मैं खुद की हैंडराइटिंग पर फिदा हो चुकी हूँ अभी, ठीक है। इटैलिक्स में हम कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना, बुक्स में इटैलिक्स में कुछ ऐसा तरीके से लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, इटैलिक्स होता है कुछ ऐसे। तो जब भी साइंटिफिक नेम बुक में प्रिंट किया जाएगा, पहली चीज वो लैटिन में होगा, हमेशा बुक में होगा तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा। इसका फर्स्ट वर्ड होता है जीनस या जेनेरिक नेम, सेकंड होता है स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, स्पीशीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। यही चीज हमने मैंजीफेरा इंडिका में देखी। पर अगर आप कोई भी साइंटिफिक नेम को अपने हाथ से लिख रहे हो तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, हमेशा नाम को अंडरलाइन किया जाता है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंने क्या किया? इसको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन क्यों किया? कि मैंने खुद से लिखा है, हैंड रिटन किया है। पर वहीं अगर ये बुक में प्रिंट होगा तो इट विल बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स।
इटैलिक्स में हम इसको अंडरलाइन नहीं करते। जैसे आपकी एनसीईआरटी ने यहाँ पे इसे इटैलिक्स में लिखा है तो उन्होंने इसे अंडरलाइन नहीं किया है। चलिए, यही चीज हम इसके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, इन्हें लिखा इटैलिक्स में जाता है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम इज जीनस। सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम है। अगर इन्हें हैंड रिटन लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है, प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में करोगे। फर्स्ट वर्ड जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से शुरू होगा। एग्जाम्पल देखो, मैंजीफेरा इंडिका, ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है यहां, ठीक है, इसलिए इसे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट, चलिए, इसी बात पर इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? नाम का जीनस। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? स्पीशीज। अब यहीं पर हम थोड़ा सा नामकरण करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 एनिमल्स की फोटो लगाई है, 2 प्लांट्स की फोटो लगाई है। तो आइए थोड़ा सा नेमकरण करना सीखें। तो ये है हमारा टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। दिस इज अ टाइगर। ये देखो, जीनस कैपिटल और स्पीशीज स्मॉल में लिखा है। दिस इज अ लायन। लायन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो। ठीक है, साइंटिफिक नेम लिख दिया। वहीं पे अब ये है बैंगन। मैम बैंगन माने ब्रिंजल, इसको हम क्या लिखते हैं? सोलेनम मिलोंगजिना। ठीक है, देख रहे हो, जीनस का पहला शब्द कैपिटल, स्पीशीज का स्मॉल में। फिर ये है मैम आलू कचालू, इसे कहते हैं बेटा सोलेनम ट्यूबरोसम। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, मैम आपने तो कहा था कि साइंटिफिक नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो सेम नहीं है बेटा, स्पीशीज नेम सबका अलग है। टिग्रिस, लियो, मिलोंगजिना, ट्यूबरोसम। जीनस हो सकता है कुछ स्पीशीज में कॉमन हो, बट जो इनकी स्पीशीज है दैट विल ऑलवेज बी यूनिक। इनका पूरा नाम ओवरऑल एक यूनिक नाम होता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूं आप लोगों को। यहां पर एक शब्द आता है जिसे कहते हैं टॉटोनिम्स। अब ये इसलिए बता रही हूं आपको क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इन चीजों का यूज होता है, फिर आपसे गलत हो जाती हैं। तो मैम टॉटोनिम्स क्या होते हैं? टॉटोनिम होता है जब जीनस और स्पीशीज एकदम सेम हो। मतलब सम केसेस में जहां पे क्या हो, टॉटोनिम्स का मतलब ही ये होता है। टॉटोनिम्स का मतलब क्या होता है? सेम जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, यहां लिखा भी है अ साइंटिफिक नेम इन विच द सेम वर्ड इज यूज्ड फॉर बोथ जीनस एंड स्पीशीज। जब जीनस और स्पीशीज के लिए सेम शब्द यूज किया जाए, जैसे ये है एक रेड फॉक्स, इसको हम कहते हैं वल्पिस वल्पिस। वल्पिस वल्पिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर दिस रेड फॉक्स। तो भाई ये जो टॉटोनिम्स होते हैं ये सिर्फ, अगर होते भी हैं तो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं, ये प्लांट्स में नहीं होते। टॉटोनिम्स प्लांट्स में नहीं पाए जाते, ओनली इन एनिमल्स। चलिए, बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन लिखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है? उसे अंडरलाइन करना, उसे बोल्ड में लिखना, उसे कैपिटल लेटर में लिखना, उसे इटैलिक्स में लिखना। जब भी आप हैंड रिटन लिखेंगे उसे अंडरलाइन करना इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम कॉमनली पढ़ते हैं हमारी साइंस के अंदर, स्पेशली क्लास 11 में इनके साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए। मैन, मैन को मैम हम क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो गलती स्पॉटेड, सेपियंस का एस स्मॉल होना चाहिए, होमोसेपियंस। हाउस फ्लाई, ये क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। मैंगो, मैंजीफेरा, दिस शुड बी, इंडिका शुड बी स्मॉल। देख रहे हो, मिस्टेक निकाल रहे हैं इसमें। दूसरी चीज, ये इटैलिक्स में प्रिंट नहीं किया, हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। देन पी, दैट इज मटर, पाइसम सटाइवम। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे साइंटिफिक नेम्स होते हैं बहुत सारी स्पीशीज के जो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहां पे दे रखा है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। मैंगो अकॉर्डिंग टू कैर्लस लिनियस सही नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। यहां पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां तो भाई ये दोनों ऑप्शन ही सेम लिख दिए। यहाँ पे आई अगर छोटा आता तो हम पहला ऑप्शन सही कर देते। ठीक है, यहाँ पे आई कैपिटल है तो हम ये नहीं कर सकते। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो रखा है, सॉरी। हम करेक्टली लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे,
हम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो है, स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ व्हीट है, स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ राइस है, या स्पीशीज नेम ऑफ एप्पल है? मैंगो का पीछे का नाम होता है इंडिका। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ लिनियस फॉर हिज पब्लिकेशन, कार्लस लिनियस ने बुक्स लिखी थी, दैट इज सिस्टमा नेचुरे। नेक्स्ट, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक नीचे कहीं से घुस गया है, ये टॉपिक में बेटा एक और लाइन थी जो थोड़ा टेबल के पीछे चली गई है, कोई बात नहीं। टैक्सोनॉमी क्या होता है मैम? जैसे बायोलॉजी में आप पढ़ते हो बेटा बॉटनी, दैट इज प्लांट्स की स्टडी, ज़ूलॉजी दैट इज एनिमल्स की स्टडी। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। किस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, उसमें उसे प्लेस करना। वो एनिमल है, वो प्लांट है, वो बैक्टीरिया है, वो क्या है, वो यूनिसेलर है, वो मल्टीसेलर है, उसके बाद सेल वॉल है कि नहीं है, ये डेफिनेशन की कंटिन्यूटी में इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। ठीक है, जब आप एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी में प्लेस कर देते हो प्रॉपर, उसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स होते हैं। व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इन चारों पॉइंट्स को मैं पहले आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती हूँ। तो मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, हम सबको ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, तुम लोग तो पहचानते हो इसको कि मैम ये तो कॉकरोच है। हाँ भाई, मुझे पता है कॉकरोच है, बट अभी हम ऐसे बिहेव करेंगे एज इफ हमें नहीं पता ये ऑर्गेनिज्म क्या है, हमें पहली बार मिला है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हमें पहली बार मिलता है, हम पहला स्टेप क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में मैं क्या करूंगी कि मुझे इसमें क्या क्या नोटिस आ रहा है। ठीक है भाई, मुझे दिख रहा है कि इसके पास 3 पेयर ऑफ लेग दिख रही है। ठीक है, मुझे इसके क्या दिख रहे हैं भाई? एंटीने दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंटीने दिख रहे हैं, इसके पास विंग्स नजर आ रहे हैं उड़ने के लिए। तो मैं क्या देख रही हूँ? आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसकी चीजों को, यहाँ पे आप देखो, सॉरी, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, मैंने आइडेंटिफिकेशन लिख दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इसका कैरेक्टर जज कर रहे हैं कि कैसा है तू कॉकरोच के बच्चे। वी आर डूइंग कैरेक्टराइजेशन, हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? हम इसको पहचान रहे हैं, हम इसके फीचर्स देख रहे हैं कि इसके पास पंख है क्या, टांगे कितनी, हाथ कितने, आंखें कितनी, पांव कितने। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन होता है रिकॉग्नाइज ऑल फीचर्स, आप उसके सारे फीचर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन होता है कि जैसे अब ये कॉकरोच है, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि किस जानवर से सिमिलर लगता है। सपोजिटरी मैं कह रही हूं इट इज सिमिलर टू बटरफ्लाई, कि ये बटरफ्लाई जैसा थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि बटरफ्लाई के पास भी ऐसे एंटीना होते हैं, टांगे होती हैं, पंख होते हैं। ठीक है, उसके भी जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। तो मैंने ऐसे कहा, मैं इसे कंपेयर करूंगी किसी जानवर से जो मुझे पता है, जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, जिसके बारे में हम लिख चुके हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? कंपेयर फीचर्स विद ऑलरेडी नोन स्पेसिमेंस। हमने जो जानवर को ऑलरेडी जानते हैं, हम उससे कंपेयर करेंगे उसको। अब तीसरा स्टेप आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप क्या आएगा? थर्ड स्टेप आता है, अब मैं करूंगी इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि भाई मैंने अब पता लगा लिया है कि ये किस में बिलोंग करना चाहिए। मैंने इसके सारे फीचर्स देख लिए, इसको कंपेयर कर लिया। नाउ आई फील कि इट शुड बिलोंग इन द किंगडम एनिमेलिया। ये आर्थ्रोपोडा में प्लेस किया जाना चाहिए। इट इज अ इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है, मैं इसे आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर प्लेस करना चाहती हूँ। अब फोर्थ स्टेप आता है इसका नामकरण करना, दैट इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। अब मैं करूंगी इसका नामकरण। ठीक है, पेरीप्लैनेटा। ठीक है, बहुत सारे, इसके भी बहुत सारी स्पीशीज होती है, पेरीप्लैनेटा, अमेरिकाना, बहुत सारी होती है। तो भाई मैंने इसका नामकरण कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन इज प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्योंकि मैंने अभी देखा
कि इसके बहुत सारे फीचर्स बटरफ्लाई से मिल रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि मैं इसको कहाँ प्लेस कर रही हूँ, मैं इसको आर्थ्रोपोडा में प्लेस कर रही हूँ। नॉमेनक्लेचर होता है फोर्थ स्टेप, दैट इज नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नॉमेनक्लेचर हालांकि हम बहुत डीप लेवल पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, ये 4 स्टेप फॉलो किए। मैं साइड हट जाती हूँ, फिर बच्चे बोलेंगे मैम आप बोर्ड में हटी नहीं तो हम नोट्स नहीं लिख पाए प्रॉपर्ली। सो these are the 4 steps of taxonomy। क्या, कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर जज करेंगे, कैसा है, 2 टांगे 2 एंटीना, अच्छा। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, उसे कंपेयर करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं बेटर समझने के लिए। मान लीजिए हमें पता है कि ये है कैट, वी ऑल नो ये कैट है, बट हमें ये नहीं पता कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यार इसके पास 4 हाथ हैं, 1 पूंछ है, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, ये अपने 4 पांव की मदद से चलता है। इसको भी जो होते हैं, अगर इसमें जो फीमेल डॉग होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चे पैदा करती है। मैंने इसके सारे फीचर्स नोटिस कर लिए, कैरेक्टराइजेशन। अब आइडेंटिफिकेशन मैंने कंपेयर किया कि यार ऐसा सेम और कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके 4 हाथ हैं, पूंछ है, 2 कान हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैंने कंपेयर कर लिया बिल्ली से, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फिर मैंने इसको क्लासिफाई किया कि ये किस में बिलोंग करना चाहिए, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इट इज अ मैमल। फिर मैंने इसका नामकरण किया, ठीक है, जैसे डॉग्स को हम क्या बोलते हैं, कैनिस, तो उस तरह से मैंने इसका नामकरण करा। तो ये होते हैं बेटा हमारे 4 स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए, तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस और द स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी? आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड मेरी वाली गलती नहीं करनी, आइडेंटिफिकेशन से शुरू नहीं होगा। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर पहले कैसे आ गया, नॉमेनक्लेचर यहां पहले नहीं आ सकता। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, यस, दैट इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब मैम जो पढ़ लिया उसको एनसीईआरटी में एक बार समझते हैं अच्छे से, आ जाओ। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। हमने बोला था जब भी हम किसी स्पीशीज का नामकरण करते हैं हम साइंटिस्ट का नाम भी लिखते हैं, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, इसलिए मैंने साइंटिस्ट का नाम पीछे लिखा। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make it possible. The process is called as classification. Classification बेटा हमें अलग अलग species को पढ़ने में easy कर देती है, ठीक है। Then classification is the process by which anything is grouped into convenient categories. जो भी चीजें सिमिलर दिखती हैं हम उनको सिमिलर कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे मैं कहूं यार जितनी भी चीजें फोटोसिंथेसिस कर रही हैं वो सारे पौधे हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पौधे हैं, ऐसा मैंने कह दिया। एग्जाम्पल बता रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल वी रिकॉग्नाइज ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डॉग्स, कैट एंड इंसेक्ट्स। हमें पता है ये अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स, हम अचानक हमारे मन में उस जानवर की या उस पौधे की इमेज बनने लगती है, राइट। What image do you think of a dog? जब भी आप डॉग के बारे में सोचते हो आपके मन में क्या आता है, 4 टांगे हैं, 2 कान हैं, पूंछ है, प्यारा सा होता है ना। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स, और तुम्हारे मन में बिल्ली की फोटो तो नहीं आ रही होगी। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, अब एल्सेशियंस क्या होता है, इज अ ब्रीड ऑफ डॉग्स, ठीक है, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ ब्रीड ऑफ डॉग्स, दिस इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ डॉग्स। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, हर वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, जिसके पास मैमरी ग्लैंड होती है। नाउ यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी ईयर, जो वो सारे जानवर जो दूध पिला पा रहे हैं, जिनके पास कान है, जिनकी बॉडी पे बाल उगते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ वी वर टू टॉक अबाउट व्हीट, गेहूं, तो गेहूं की इमेज तुम्हारे मन में बन रही होगी, तो तुम्हारे मन में व्हीट के पौधे की बन रही होगी, ना कि चावल के पौधे की। हेंस all the dogs, cat, mammal, wheat, rice, plant, animal, etc. are placed into convenient categories. इसलिए बेटा हमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, राइट। यूज द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टैक्सा। अब ये टैक्सा क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगी। मान लीजिए मैं कह रही हूं एनिमल, एनिमल भी एक टैक्सा है। मैं कहूं डॉग, डॉग भी एक टैक्सा है। ये मैम आप क्या बोल रही हो, मैम ये टैक्सा क्या होता है? मान लीजिए अभी आपको टैक्सा शब्द समझाते हैं, इसलिए यहां पे देखेंगे
टैक्सा या टैक्सॉन क्या होता है? आपके एनसीईआरटी में बहुत जगह टैक्सा लिखा है, बहुत जगह टैक्सॉन लिखा है। टैक्सॉन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच शो सम सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। टैक्सा मतलब ही होता है कि इस ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलैरिटी होगी। अब टैक्सा हम हर चीज को कह सकते हैं, जैसे मैमल्स शब्द है, दिस इज ऑल्सो अ टैक्सा। एनिमल्स है, ये भी एक टैक्सा। प्लांट्स है, ये भी एक टैक्सा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी सिमिलर चीजें आ रही हैं, एनिमल्स में भी बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं, मैमल्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब क्या है? एक टैक्सा है, राइट। मैम इसकी जगह अगर मैं बोलूं आर्थ्रोपोडा, मैं इसकी जगह पॉरीफेरा, आप बोलना चाहो एल्गी, यस, ये सब एक टैक्सा है। टैक्सा का मतलब ही होता है वो ऐसा नाम जिसके अंदर सिमिलर क्या आ रही हैं? सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है, here you must recognize that taxa can integrate categories at different level, जैसे plant is also a taxa, mammal is also a taxa, है ना, are all taxa, but you know that dog is a mammal and mammals are animals। ये चीज अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो भाई अब टैक्सोनॉमी दो तरीके की होती थी। टैक्सोनॉमी में देयर इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी, देन देयर इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है? क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स, कि कोई भी जानवर हो या कोई भी पौधा हो, सब बाहरी रूप से कैसे दिख रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को पहले मद्देनजर रखा जाता था। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, उसकी लीफ कैसी है, रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता था, उसी को हम क्या कहते थे? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। फिर मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होता है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल, इंटरनल फीचर्स, उसका सेल कैसा है, वो इकोलॉजिकल, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे होता है, हर छोटी चीज को जब आप मद्देनजर रखते हो तब उसे कहते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर हर छोटी से छोटी चीज को कंसिडर कर लिया गया था, ठीक है। अब हम एक एक करके टैक्सोनॉमी की डिटेल पढ़ेंगे, दोनों टैक्सोनॉमी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। हम सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? तो भाई सिस्टमैटिक्स मतलब एक लैटिन वर्ड से बना है ये भी, दैट इज सिस्टमा। मैम सिस्टमा क्या होता है? दैट इज सिस्टमिक अरेंजमेंट। अब सिस्टमिक अरेंजमेंट क्या होता है? देखो, जब तुम्हारी घर में अलमारी खराब हो जाती है तो मम्मी तुम्हें हमेशा कहती हो कि बेटा अलमारी को अच्छे से जमा, सिस्टमैटिकली जमाओ। तुम्हारी स्टडी टेबल खराब होती है, तुम्हारी मम्मी कहती है बेटा स्टडी टेबल को सिस्टमैटिकली जमाओ, बुक्स यहाँ रखो, नोट्स यहाँ रखो, अपने स्टेशनरी का सामान अच्छे से अरेंज करके रखो। तो सिस्टमा क्या है? एक प्रॉपर अरेंजमेंट। Systematic word is systematic is derived from a Latin word systema, which means systemic arrangement of organism. Systematics भी किसने दिया था? The very only, the very famous Carolus Linnaeus। इन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी which is Systema Naturae। अब systematics क्या होता है? Systematics मतलब होता है टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। अब तुम सोच रहे होगे मैम ये क्या फॉर्मूला आ गया है? मतलब सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? टैक्सोनॉमी तो होती ही है, प्लस टैक्सोनॉमी क्या होता है? मैम कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। मतलब ये चारों स्टेप्स तो आते ही हैं सिस्टमैटिक्स में। प्लस हम फाइलोजेनी मतलब हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं? कि भाई ये जो जानवर है इसका दादा परदादा कौन था, इसके रिलेटिव्स कौन हैं, इसके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स कौन हैं, जैसे भाई ह्यूमंस हैं, इनसे क्लोजेस्ट कौन है, चिंपैंजीज हैं, उस हिसाब से फाइलोजेनी क्या है? उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ना। तो सिस्टमैटिक्स शब्द में क्या होता है? टैक्सोनॉमी के साथ अगर आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को पढ़ने लगेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए, डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जब एक ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हो और उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। नहीं, मॉर्फोलॉजी होता है बाहरी रूप। अनाटमी, अनाटमी होता है इंटरनल, अंदरूनी फीचर्स। टैक्सोनॉमी नहीं, टैक्सोनॉमी में हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं पढ़ते, सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। चलिए, इसी बात पे यहां पे देख लेते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी बनाते हैं। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Humans beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use।
भाई हम हर जानवर के, हर पौधे के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं। तुम्हारे मन में भी आता होगा, जब भी तुम कोई जानवर देखते होगे तुम हमेशा पूछते होगे मम्मी से, मम्मी मम्मी काओ काओ, बचपन से बच्चा करने लगता है कि हमें हमेशा से इंटरेस्ट रहा है ऑर्गेनिजम्स में। In earlier days, human beings needed to find sources for their basic needs. पहले भाई हमारे को बहुत जरूरत थी फूड की, क्लोथिंग की, शेल्टर की. Hence, earliest classification on based on uses of various organisms. Human beings were since not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also relationship among them. कि आपस में क्या यार, हम लोगों को सिर्फ यही नहीं जानना कि ये जानवर कौन है, ये पौधा कौन सा है, ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये वायरस कौन सा है, हमारे अंदर ये एक होता है ना चुल होती है, हर किसी के अंदर एक चुल होती है जानने के आगे, क्या हमें ये भी जानना है कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है। जैसे डायनासोर्स थे यार, धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे, वो तो रेप्टाइल्स थे भाई, हमें कैसे पता व्हाट इज, तो हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ना है। तो इनके रिलेशनशिप्स पढ़ने के लिए एक ब्रांच ऑफ स्टडी निकली जिसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? दैट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट। इसके बारे में सिस्टमा नेचर बुक में पब्लिश किया लिनियस ने। दिस स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड, सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, हर चीज को। तो सिस्टमैटिक्स को क्या बोला गया? टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब यार बहुत ध्यान से सुनना, यहां से अभी तक क्या है, चैप्टर बहुत ही इजी वीजी लग रहा होगा। तुम लोग सोचोगे मैम ये क्या ही पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है हम क्लास 9th या 10th में है। अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें थी। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी सी डिटेलिंग। यहां से थोड़ी चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट लेट मी टेल यू, आई एम टीचिंग यू एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आरू मैम टीचर्स इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू। अब आप देखो, आप लोगों को पढ़ना है दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आप लोगों को यहाँ कितनी कैटेगरीज नजर आ रही हैं मैम? 7, 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज हैं। तो ये क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इनको याद करने की एक ट्रिक बताती हूं मैं बच्चों को। काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट्स। सारे अच्छे बच्चों के लिए कैंडी बाहर निकाली जाए। बट अब देखो हर किसी के लिए एक अलग ट्रिक हो सकती है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग ट्रिक से याद करते हैं, आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो, राइट। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है? एक रैंक और एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है विच ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। ये क्या है? एक तरीके से आप देखो ये एक रैंक्स है, रैंक 1 2 3 4 5 6 7, ये एक रैंक्स दिए गए हैं। ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? इन सबको अगर मैं मिला लूं, इट इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल कैटेगरीज टुगेदर, ये सातों कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ हायरार्की। असेंडिंग, असेंडिंग भी हो सकती है एंड डिसेंडिंग, ठीक है। मतलब मैं छोटे से बड़े पे भी जा सकती हूँ, बड़े से छोटी कैटेगरी पे भी जा सकती हूँ। ये पूरी क्या है? एक हायरार्की है। अभी जैसे यहां पर आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हम क्या देख रहे हैं? दीज आर ओवरऑल हाउ मेनी कैटेगरीज? दीज आर 7. Organisms are placed into 7 obligatory taxonomic categories. कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उसकी इन 7 कैटेगरीज के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद करने का तरीका क्या था? आप लोग अलग अलग ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपकी इच्छा के अनुसार आप अपनी ट्रिक से इसे याद कर लो। अब क्या है, जब अभी आपको समझने वाली चीज है, ध्यान रखना। एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, जैसे ही आप किंगडम से स्पीशीज में आते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये लाइन हटा दो आप अभी के लिए।
ठीक है, ऑपोजिट भी होगा। अगर आप स्पीशीज से किंगडम में जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। अभी आप सोच रहे होगे मैम ये क्या लिख दिया है, समझ ही नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ। ठीक है, रुकिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगी। आपको यहाँ पर एक बंदा दिख रहा है, दिस इज अ ह्यूमन। हमारी क्लास में हम इसे जिम्मू बुलाते हैं क्योंकि जिम जाता है भाई। ये क्या, एक ह्यूमन है। तो अगर मेरे को लिखना है इसके काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट्स, मुझे इसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज लिखनी है। तो मैं लिखूंगी यार ह्यूमन है। ह्यूमन किस में आते हैं, ह्यूमन कौन सी किंगडम में आते हैं मैम? ह्यूमंस तो आते हैं एनिमेलिया किंगडम में। पर क्या अगर मैं तुम्हें लिखूंगी एनिमेलिया, तो क्या तुम समझ पाओगे मैं ह्यूमंस के बारे में बात कर रही हूं? नहीं। तुम्हें लगेगा मैम एनिमल्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कैट, डॉग, इंसेक्ट्स, ह्यूमन, सब कुछ आता है। फिर मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी कि यार मैं किंगडम में किसकी बात कर रही हूं, मैं कौन से फाइलम की बात कर रही हूं। तो मैं बोलूंगी भाई मैं कॉर्डेटा फाइलम की बात कर रही हूं। तो कॉर्डेटा से तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि मैम है ना इंसेक्ट्स के, मॉलस्क के, काइनोडर्मेटा, पॉरीफेरा, इन सब के बारे में बात नहीं कर रही है। मैम स्पेसिफिकली बात कर रही है कॉर्डेटा फाइलम की। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें यहां पे बता दूंगी इसका नाम होमो सेपियंस, तो तुम अचानक से पहचान जाओगे। अभी तक जब मैं ये सारी बातें कर रही थी तुम पहचान नहीं पा रहे थे कि मैं एक ह्यूमन की बात कर रही हूं। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे ही आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हो, कॉमन कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं होमो सेपियंस, तो अगर मैं कोई भी इंसान होमो सेपियन का नाम लेगा, तुम्हारे मन में आएगा इंसान। इंसान के सारे फीचर्स तुम्हें याद आ जाएंगे कि इंसान कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं। इट इज मोर कॉमन फीचर्स आर हेयर रेदर देन हेयर। यहाँ पे कॉमन फीचर्स कम है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं। अभी आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन के बारे में लिखा है कि ह्यूमंस एनिमल में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, प्राइमेट, होमिनिड, होमोसेपियंस, ये इनकी फैमिली, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, स्पीशीज सब दे रखा है मैंने यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं, आप जितना नीचे जैसे अगर आप जीनस और स्पीशीज देखोगे, इनमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू एनिमल। अगर मैं आपको एक दो शब्द बोलूं, एक बोलूं होमोसेपियंस और एक बोलूं एनिमल्स, तुम्हें ज्यादा कॉमन चीजें किसमें नजर आ रही हैं? ऑफ कोर्स सी बात है, तुम कहोगे मैम मुझे ज्यादा चीजें स्पीशीज में कॉमन नजर आ रही हैं, जीनस और स्पीशीज में। किंगडम में एनिमल तो एक बहुत बड़ा शब्द है। एनिमल मतलब तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं बात कर रही हूं किंगडम प्लांटे की, किंगडम प्लांटे की बात की। अब जैसे मैं बोलूंगी बेटा प्लांट्स की बात करते हैं, तुम्हारे मन में हर तरीके का पौधा आएगा, जिसके पास फूल उग रहा है, नहीं उग रहा है, कैसा फूल है, कौन सा फूल है। तुम्हारे मन में 10 सवाल आने लगेंगे कि मैम यार कौन से पौधे की बात कर रही हैं, व्हाट इज मैम टॉकिंग अबाउट। वहीं अगर मैं स्पेसिफिक नाम तुम्हें बता दूं कि भाई मैं तो बात कर रही हूं सोलेनम ट्यूबरोसम की, मतलब मैं बात कर रही हूं आलू की। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का साइंटिफिक नेम होता है। तो तुम्हारे मन में अचानक से क्लिक, अच्छा मैम आलू की बात कर रही हैं आप। तो एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ज्यादा किस में होते हैं? दैट इज स्पीशीज में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट, एज यू विल मूव, अगर आप ऊपर जाएंगे स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विल डिक्रीज। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे हम एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स। क्लासिफिकेशन एक इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, इस टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज को मिला लो तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ठीक है, ईच कैटेगरी इज रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हें हम कहते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन मैंने आपको बताया था, एनिमल इज ऑल्सो अ टैक्सॉन। जिस भी चीज में बहुत सारी डिसिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी होंगे वो उसे टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। समझा रहा है, ये कह रहा है मान लो इंसेक्ट है। इंसेक्ट मतलब सारे वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉइंट लेग्स होती हैं। ठीक है, इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी।
भाई मैंने इंसेक्ट्स जाना, इंसेक्ट क्या होता है, हर वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास जुड़ी हुई टांगे हैं, राइट। दस वी आर, हम उसको एक प्रॉपर कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं कि भाई दिस इज अ इंसेक्ट, दिस इज अ आर्थ्रोपोडा, ये इंसेक्ट कैटेगरी में जाएगा। रिमेंबर, ये कैटेगरी में जाएगा। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, कैटेगरी में भी रैंक्स होते हैं। ईच रैंक और टैक्सा इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, याद रखना टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। The taxonomic categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट मतलब सिर्फ भारी रूप से नहीं देखते हैं हम कैटेगरी को, कैटेगरी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। तो हमने इतनी सारी स्टडीज के बाद देयर आर 7 कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। All organisms including plant and animals have species as the lowest category. Species सबसे lowest category होती है। सबसे lowest कौन है, सबसे नीचे वाली कैटेगरी कौन है, species। तो हम क्या कह सकते हैं, species क्या है, is the lowest category। kingdom क्या है, the highest category, है ना। चलिए इसी बात पर यहाँ पे रीडिंग कर रहे थे हम, आ जाइए नेक्स्ट। How to place an organism in various categories? The basic requirement is the knowledge of character of an individual. This help identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organisms. एकदम दिमाग घूम गया होगा, मैम ये एनसीईआरटी क्या ही कहवत है, क्या ही होवत है, हमें समझ नहीं आवत है। मैं बताती हूँ बेसिक इन शॉर्ट, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ कहना चाह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए सिर्फ उसके बाहरी रूप के फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी फॉलो करनी पड़ती है, मतलब उसके बाहर के फीचर, उसके अंदर के फीचर। फिर हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं कैटेगरीज में, और कैटेगरीज को मिलाकर क्या कहते हैं, हायरार्की। हर एक जगह को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। एनिमल भी एक टैक्सॉन है, मैमल भी एक टैक्सॉन है। फिर उन्होंने बोला हम ऑर्गेनिज्म को जब भी किसी कैटेगरी में प्लेस करते हैं, हम हमेशा उसकी 3-4 चीजें नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं कि भाई उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, हम उसे कंपेयर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये चीज यहां पर बता रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं 7 कैटेगरीज के बारे में पढ़ना। यह आपके चैप्टर का एकदम अंत वाला समय आ चुका है। तो स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, सबसे नीचे की कैटेगरी स्पीशी होती है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा नीट के एग्जाम में, इट इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज दी स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है। अब यहां पर एक लाइन आएगी, इस लाइन को तुम पढ़ो, फिर तुम इस लाइन को मोस्ट इजिएस्ट वे पॉसिबल में मैं समझाऊंगी, देखना। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास सिमिलैरिटीज हैं, जो आपस में इनब्रीडिंग कर सकते हैं, ईच अदर एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं, उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल सिमिलैरिटी, किसने शब्द दिया था स्पीशीज, जॉन रे ने। अब मैं समझाती हूँ इस लाइन का मतलब। मान लो बेटा ये टाइगर है, मान लो ये मेल टाइगर है, ये फीमेल टाइगर है, दोनों ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन, तो क्या पैदा होगा बेटा, टाइगर टाइगर बच्चा करेंगे तो चिड़िया तो पैदा नहीं हो जाएगी, लायन तो पैदा नहीं हो जाएगा, एलिफेंट तो नहीं हो जाएगा, टाइगर से टाइगर ही पैदा होगा। तो ये क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है, जब व्हेन द फंडामेंटल सिमिलर स्पीशीज, ये दो सिमिलर स्पीशीज आपस में इनब्रीडिंग कर रही हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन कर रही हैं, तो ये एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना रही हैं, ये होती है स्पीशीज की डेफिनेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये भी फर्टाइल होगा, ये भी आगे जाके रिप्रोडक्शन करेगा, बच्चे पैदा करेगा। अरे स्पीशीज के बारे में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या दिया है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। वन स्पीशी को हम दूसरी स्पीशी से क्लोजली रिलेटेड होती हैं स्पीशीज, इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। इन्होंने नाम दे रखे हैं मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं स्पीशीज के। ऑल दीज नेम्स, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये क्या है, इनकी स्पीशीज हैं। पहला वर्ड क्या होता है, मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये इनका जीनस है, ठीक है। जीनस क्या है, स्पीशीज से बड़ा होता है, ऑफ कोर्स स्पीशीज सबसे नीचे आती है, सबसे छोटी है, स्पीशीज से बड़ा क्या है, जीनस है।
Each organism may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarity. जीनस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का सेम होता है बट स्पीशीज अलग अलग होती हैं. जैसे पैंथरा है तो पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस. सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोंजिना, इनके भी बेटा अलग अलग क्या हैं, स्पीशीज हैं. सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम मिलोंजिना. ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, हम होमो सेपियंस हैं. द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग इज होमो सेपियंस. तो बेसिकली इन्होंने स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पीशीज के अंदर बताया है. कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलैरिटी हो फंडामेंटल, आपस में इंटरब्रीड कर सके और एक फर्टाइल बच्चा पैदा कर सके, वो एक स्पीशीज होती है. इन्होंने खूब सारे एग्जाम्पल दिए, हमने देखे. आइए अब हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में. जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज. ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज इज कॉल्ड अ जीनस. जीनस दो तरीके का हो सकता है, मोनोटिपिक जीनस एंड पॉलीटिपिक जीनस. मोनोटिपिक जीनस होता है कंटेन्स ओनली वन स्पीशीज. ये एक ऐसा जीनस है, होमो मतलब ये एक लौता ही जीनस है. होमो सेपियंस ये एक लौता ही जीनस है. पर जैसे अब एक पैंथरा है, इसकी मोर देन वन स्पीशीज है, इट इज अ पॉलीटिपिक. जैसे भाई अगर मैं बात करूं इस ह्यूमन की, मैं कहूंगी इसका नाम है होमो सेपियंस, पर मैं किसी और ऑर्गेनिज्म के आगे होमो भी यूज नहीं करूंगी, किसी ऑर्गेनिज्म के सेपियंस भी यूज नहीं करूंगी. इसके साथ यही स्पीशीज जुड़ती है. वहीं यहां पर आप देखोगे टाइगर को मैं कहूंगी पैंथरा टिग्रिस, लायन को कहूंगी पैंथरा लियो, लेपर्ड को क्या कह रही हूं मैं, पैंथरा पैराडिस. तो अगर आप देखोगे इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों का जीनस कॉमन है. तो कुछ जीनस ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉमन हो, इन्हें कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस. कंटेन्स मोर देन वन स्पीशीज, मतलब इस जीनस के साथ अलग अलग स्पीशीज जुड़ सकती हैं. जैसे यहाँ पे टिग्रिस, यहाँ पे लियो, यहाँ पे पैराडिस, पर यहाँ पर होमो के साथ एक ही स्पीशीज जुड़ी है, दैट इज सेपियंस. तो ये क्या है, मोनोटिपिक जीनस. ये होते हैं पॉलीटिपिक जीनस. पॉलीटिपिक जीनस का एक और एग्जांपल देखो, जैसे यह है टमाटर, बैंगन, है ना, आपके आलू और बेरीज. सोलेनम लाइकोपर्सिकम, अभी देखो यहां पर इन्होंने फिर मिस्टेक कर दी. सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मिलोंजिना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम. ठीक है, ये सब आपकी एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं, मैंने खुद के मन से नहीं दिए हैं नाम. तो आपको पता होना चाहिए बैंगन का नाम सोलेनम मिलोंजिना है, टमाटर का सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम है, बेरीज का सोलेनम नाइग्रम है. ये सब भी क्या है, पॉलीटिपिक जीनस. मतलब अगर आप देखो इन सब का जीनस सेम है पर स्पीशीज अलग अलग है, दिस इज पॉलीटिपिक जीनस. तो यहाँ पे जीनस के बारे में दे रखा है आपकी एनसीईआरटी ने कि जीनस मतलब होता है रिलेटेड स्पीशीज. फिर क्या होता है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे बताया है जैसे सोलेनम, है ना, सोलेनम जीनस ब्रिंजल का भी होता है और पोटैटो का भी. सोलेनम मिलोंजिना ब्रिंजल का नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का नाम है, इनका कॉमन जीनस है. वहीं आप देखो पैंथरा लियो, पैंथरा पैराडिस, पैंथरा टिग्रिस, तीनों का जीनस कॉमन है. ठीक है, आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथरा. तो भाई इसे कहते हैं पॉलीटिपिक जीनस. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस जिस इंक्लूड्स कैट. ठीक है, समझ गए. फेलिस किसका है भाई जीनस, बिल्लियों का नाम होता है फेलिस. चलिए अब हम बात करते हैं फैमिलीज की. फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मैं बात करूं स्पीशीज के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज फैमिली से पूछे जाते हैं. फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस. चलो हम क्या है बेटा इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. ठीक है, अभी हम फैमिली पर आ गए हैं, तो आ जाइए फैमिली के बारे में पढ़ते हैं. तो फैमिली क्या होती है, फैमिलीज को मद्देनजर, स्पेशली जब पौधों की फैमिली की बात करते हैं, हम उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को मद्देनजर रखते हैं. तो आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे 3 फैमिलीज के एग्जाम्पल हैं, सोलेनेसी फैमिली,
फेलिडी फैमिली एंड कैनिडी फैमिली। यहाँ पे 3 फैमिलियों के नाम हैं, ठीक है, दीज आर फैमिली नेम्स। इन फैमिली में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इस फैमिली में सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा जीनस आता है। फेलिडी में पैंथरा और फेलिस आता है। कैनिडी में कैनिस आता है। बेटा कैनिडी क्या है? डॉग्स की फैमिली, इसमें डॉग्स आते हैं। फिर फेलिडी क्या है? जैसे आप लोग ने सुना होगा कि बिल्ली और शेर सेम परिवार से हैं, क्योंकि उनकी फैमिली सेम है। चाहे बिल्ली हो, लायन हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, ये सब एक ही फैमिली बिल्ली परिवार से है, फेलिडी फैमिली से। सोलेनेसी फैमिली पौधों की फैमिली है, जिसमें सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा आता है। अब फैमिलीज के बारे में एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, इट विल हेल्प यू ऑल ओवर, कि प्लांट्स की फैमिली के पीछे नॉर्मली लगा होता है ACEAE। जैसे आप देखो सोलेनेसी, एनाकार्डिएसी, पोएसी, कॉन्वुलेसी, आप देखो हमेशा प्लांट्स की फैमिली के पीछे ACEAE लिखा होगा। वहीं एनिमल्स की फैमिली के पीछे आइडिया IDEA लिखा होगा। जैसे फेलिडी, कैनिडी, ये चीज सफिक्स मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा, तो ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। फैमिली मतलब होता है सिमिलर जीनस, ठीक है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अमंग प्लांट्स 3 डिफरेंट जेनरा हैं, जैसे सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा, ये सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। वहीं बेटा पैंथरा, जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आता है, और फेलिस बिल्ली, ये किस में आते हैं? फेलिडी फैमिली में आते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व कैट एंड डॉग, इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, बट ये दोनों अलग अलग फैमिली से हैं। कैट्स फेलिडी फैमिली में होती हैं, डॉग्स कैनिडी फैमिली में हैं। इन दोनों की फैमिलीज अलग हैं। फिर आता है नेक्स्ट बेटा, हमने फैमिली पढ़ ली, हम नीचे से पढ़ रहे हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। इसमें ऑर्डर्स में याद रखना, स्पेशली पौधों के ऑर्डर्स में, स्पेशली प्लांट के ऑर्डर्स के पीछे नॉर्मली लगता है एल्स, जैसे पॉलीमोनियल्स। जैसे फैमिली के पीछे क्या लगता है? ACAE, IDAE, यहां पे लगता है एल्स। स्पेशली पौधों के ऑर्डर्स में पॉलीमोनियल्स, ये एक ऑर्डर है जिसमें सोलेनेसी और कॉन्वुलेसी फैमिली आती है। कार्निवोरा बेटा एनिमल्स का एक ऑर्डर होता है जिसमें फेलिडी और कैनिडी फैमिली आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर में आप देखेंगे यू हैव सीन स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, इनमें क्या है? कॉमन चीजें हमने देखी। अब क्लास क्या है? ऑर्डर क्या है? एक हायर कैटेगरी है। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, इसमें सिमिलर फैमिलीज आती हैं। जैसे इन्होंने यहां पर बताया है कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी फैमिली पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आती हैं। वहीं बेटा कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी एंड कैनिडी फैमिली आती है। एक चीज याद रखना, आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखना, क्या मैम? स्पीशीज, जीनस, किंगडम और फाइलम, यहां पे आप लोग को हमेशा स्पीशीज, जीनस, किंगडम और फाइलम बहुत इजी होता है टू मेमोराइज, क्योंकि जब आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप बहुत सारे किंगडम और फाइलम पढ़ लोगे। आप जीनस और स्पीशीज भी इजीली पहचान सकते हो। मेन मेहनत इन तीनों को ही याद करने की होती है। बस बेटा आपको ये तीनों के क्लास, ऑर्डर और फैमिली याद करने में थोड़ा सा एफर्ट डालना है, बाकी ये चारों तो ऑलरेडी बहुत इजी होती हैं। तो मुझे पता है अभी तुम में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये क्या फैमिलीज के नाम हैं, ये क्या ऑर्डर्स के नाम हैं, ये टफ है मैम, बट आई नो, बट ये 3 ही चीजें आपको याद करनी, फैमिली, ऑर्डर और क्लास। उसके अलावा सब बहुत ईजी है। अब हम पढ़ते हैं क्लास। क्लास मतलब होता है रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे क्लास है मैमेलिया एंड डाइकोटिलिडन। मैमेलिया क्लास में कौन आते हैं? प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। डाइकोटिलिडन में कौन से आते हैं? दैट इज कौन से ऑर्डर आते हैं? पॉलीमोनियल्स। क्लास क्या होती है? जैसे मैमेलिया, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। वहीं आप आ जाओ, क्लास देखते हैं। कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ऑर्डर प्राइमेटा, कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसमें ऑर्डर प्राइमेटा में कौन आता है? मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये सब कौन सी क्लास? मैमेलिया में आते हैं।
ऑर्डर है कार्निवोरा, ये किसमें, जिसमें टाइगर, कैट और डॉग आते हैं, ठीक है। क्या है, हमने अलग अलग क्लास पढ़ी, ठीक है। यहां पर आप एक और ऑर्डर लिख लेना, हमने यहाँ पे 2 ही ऑर्डर लिखे थे, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्स लिखे हैं। आपने एक एग्जाम्पल लिखा था पॉलीमोनियल्स, एक आपने लिखा कार्निवोरा, आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लो प्राइमेटा। प्राइमेटा भी एक ऑर्डर होता है जिसमें कौन आते हैं, गोरिल्ला, मंकीज। और ये चीज देखो एनसीईआरटी ने क्लास में दे रखी है कि ऑर्डर प्राइमेटा, इन्होंने क्लास के अंदर ऑर्डर का एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए फिर आते हैं हम फाइलम और डिवीजन पे। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैम ये फाइलम और डिवीजन 2 नाम क्यों हैं? बेटा फाइलम शब्द हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, डिवीजन शब्द हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। अब ये चीज तो वैसे भी आप ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस, अब यार फाइलम्स और डिविजन्स आप बहुत इजीली पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर्स, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब में। फॉर एग्जाम्पल एनिमल के कौन कौन से फाइलम होते हैं, जैसे आप देखोगे पढ़ोगे आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, है ना, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ोगे एक्सेट्रा, पॉरीफेरा, बहुत सारे ऐसे फाइलम्स पढ़ोगे। वहीं आप प्लांट्स में भी बहुत सारी डिविजन्स पढ़ोगे। बेटा प्लांट्स के अंदर हम यूज करते हैं डिविजन्स, राइट। यहाँ पे आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स पढ़ोगे एक्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट हम बात करना चाहेंगे, अच्छा पहले फाइलम का एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। क्लासेस, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब किस में आती हैं? अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के लिए हम फाइलम शब्द यूज करते हैं, ठीक है। एनिमल्स में कॉमन फीचर क्या होता है, एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड होती है, न्यूरल सिस्टम होता है, ये सब कौन से उसमें आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। इन केस प्लांट्स, प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन शब्द का यूज करते हैं। लास्ट दैट इज किंगडम। किंगडम क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना किंगडम इज द बिगेस्ट एंड हाईएस्ट, स्पीशीज इज द लोएस्ट। किंगडम हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, ये सब आप पढ़ोगे। इन तीनों किंगडम के बारे में, मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई के बारे में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ोगे। प्लांटे किंगडम के बारे में आप प्लांट किंगडम चैप्टर में पढ़ोगे। एनिमेलिया किंगडम के बारे में आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे। तो ऑब्वियसली इसका जो फाइलम और किंगडम वाला पार्ट है ये आप डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। आइए देखते हैं, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम इज द हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम एनिमेलिया। फिर होता है किंगडम प्लांटे, राइट। फिर उन्होंने बताया बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, सबसे बड़ा कौन है, दैट इज किंगडम। अब इन्होंने यहाँ पे किंगडम के बारे में बहुत सारी, ओवरऑल इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं कि आप आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हो। आप आने वाले चैप्टर्स में अलग अलग किंगडम पढ़ोगे, उनके अंदर की अलग अलग कैटेगरीज पढ़ोगे, बट याद रखना सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन होती है, किंगडम होती है, ठीक है। इन किंगडम्स के अंदर भी, कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे समय के साथ पढ़ोगे इसमें। लास्ट आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज दी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, मतलब इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल ही है। यहाँ पे इन्होंने 4 ऑर्गेनिजम्स के बारे में दे रखा है, बेटा ये तो आपको याद करना ही करना है, मतलब दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। मैन का नाम क्या है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई मक्खी का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सी फैमिलीज से हैं ये? अब आप देखना, ह्यूमन और मक्खी एनिमल है, तो इनकी फैमिलीज में पीछे IDAE लिखा है। मैंगो और वीट प्लांट फैमिली से हैं, ACEAE लिखा है पीछे, फैमिलीज को पहचानने का टास्क। फिर आते हैं ऑर्डर्स, मैन आता है प्राइमेटा, हाउस फ्लाई आती है डिप्टेरा। मैंने क्या बताया था कि प्लांट्स के ऑर्डर में पीछे एल्स लगता है। मैंगो में आता है सैपेंडेल्स, वीट में आता है पोएल्स, इजी टू मेमोराइज। फिर आती है इनकी क्लास,
मैन जो है, ह्यूमंस जो होते हैं, मैमेलिया में आते हैं, हाउस फ्लाई इंसेक्टा में, मैंगो आता है डाइकोटिलेडन एंड वीट आता है मोनोकोटिलेडन। द मेजर कंफ्यूजन, बहुत बच्चे बस यहीं पे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, वो मैंगो को मोनोकोटिलेडन लिख देते हैं, बट बेटा इट इज अ डाइकोटिलेडन एंड वीट इज अ मोनोकोटिलेडन। कौन से फाइलम में आते हैं ह्यूमंस? कॉर्डेटा। इंसेक्ट्स आते हैं आर्थ्रोपोडा, मैंगो एंजियोस्पर्म्स एंड वीट आल्सो एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है? ये टेबल तो गलती से भी मत भूल जाना। आइए क्वेश्चन करते हैं। In biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called as species. Next, more number of common character किस में होंगे? Kindly put candy out for good students. सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किस में होंगे? स्पीशीज में। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। अब आपको पहचानना इनमें से फैमिली कौन सी है। भाई याद रखना, फैमिली के पीछे एनिमल की होगी तो IDAE, या प्लांट की होगी तो ACEAE। तो फैमिली का क्या हो गया? म्यूसिडी फैमिली है। इजी। अब आप फाइलम पहचान सकते हो इजीली। फाइलम मैम आर्थ्रोपोडा है। क्लियर? क्लास क्या है? अब आपका आंसर फैमिली और फाइलम से ही निकल गया। मुझे पता है अधिकतर बच्चों को ऑर्डर क्लास में दिक्कत आ रही होगी। ए का थर्ड ऑप्शन कट गया, डी का सेकेंड ऑप्शन, आंसर ही आ गया। ऑर्डर हमें पता चल गया, डिप्टेरा, क्लास हमें पता चल गई, इंसेक्टा। सिंपल। अगर आपको दो चीजें भी आती है तो आप मैच द कॉलम कर लेते हो। नेक्स्ट अगेन, वीट का क्या है? हमें फटाफट से मैच द कॉलम करने हैं, आओ करें। वीट का क्या है मैम? पोएल्स ऑर्डर है। मैंगो का क्या है? सैपिनडेल्स, क्योंकि भाई एल्स प्लांट्स के ऑर्डर में ही आता है। हाउस फ्लाई का क्या है? डिप्टेरा। एंड ह्यूमंस का क्या है? प्राइमेटा, विच मीन्स ए का हो गया फोर्थ ऑप्शन। भाई आंसर ही आ गया, आंसर ही आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। असर्शन रीजनिंग है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल डिसिमिलैरिटीज। भाई पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। अ स्पीशीज इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। बिल्कुल सही बात है, हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर ही करते हैं। स्पीशीज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यस, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। राइट, फिर मैच द कॉलम है। मैंजीफेरा इंडिका किसके बारे में बात कर रहा है? ये मैंगो के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन चीजें ढूंढनी। देख रहे हो उस टेबल से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमें पता है मैंजीफेरा इंडिका इज फ्रॉम सैपिनडेल्स। क्या है इसका ऑर्डर? ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? दैट इज वीट। वीट किस में आता है? मोनोकोटिलिडन्स में। मोनोकोटिलिडन्स क्या है इसका? क्लास। फिर हम बात करते हैं मुस्का डोमेस्टिका, दैट इज डिप्टेरा है इसका ऑर्डर। एंड यहाँ पे क्या है? होमोसेपियंस का होमिनिडी। तो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, आंसर ही आ गया। इजी। मैच द कॉलम करना है। अमंग द ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर फैमिलीज एक्सेप्ट। इसमें सारी फैमिलीज हैं सिवाय एक के, एसी, आईडीए, एसी, मतलब ये सारी फैमिली है। डाइकोटिलिडन इज नॉट अ फैमिली। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सब्जेक्टिव। हाउ इज सिस्टमैटिक्स अ ब्रॉडर स्कोप देन टैक्सोनॉमी? सीधी सी बात है, टैक्सोनॉमी में सिर्फ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करते हो। सिस्टमैटिक्स में आप क्या करते हो? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी पढ़ते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द वेराइटी ऑफ एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नियर अस। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज हमारे आसपास हैं। अब अगर कोई आपको बोल दे जीनस, फैमिली और ऑर्डर को डिफाइन करो, तो जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली क्या है? रिलेटेड जेनरा। ऑर्डर क्या है? रिलेटेड फैमिलीज। तीनों में हमेशा ऑलवेज, अगर आपके एग्जाम में आता है, ऑलवेज राइट एग्जाम्पल्स। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा एग्जाम्पल्स लिख के आओ एग्जाम में। नेक्स्ट, व्हाई डज द ऑथर्स नेम्स, व्हाट डज द ऑथर नेम सिग्निफाई इन बायोलॉजिकल नेम? जैसे ये है मैंजीफेरा इंडिका, लिन क्या है? लिन बेटा साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने उसे डिस्क्राइब किया है। Why are the names in binomial nomenclature derived specifically from Latin language? क्योंकि लैटिन क्या है? एक डेड लैंग्वेज है,
इट वर्ड्स डू नॉट चेंज मीनिंग ओवर टाइम, मीनिंग सेम ही रहता है। एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए हमें एक ऐसी ही लैंग्वेज की जरूरत थी क्योंकि ये डेड है। देन आइडेंटिफाई द फाइलम और डिवीजन। पोएल्स, एल्स क्या है, पीछे एल्स लग रहा है, एल्स मतलब ये पौधों का ऑर्डर है। फिर पोएसी, एसी क्या है, एसीए मतलब ये फैमिली है, ये ऊपर वाला ऑर्डर, और दोनों ही पौधे के हैं। डिस्कस स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड व्हाट इट इज कॉल्ड एज। अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आप इसको कैसे लिखते हो, काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट्स। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। देन what is the difference between phylum and division? Phylum is used for animals and division is used for plants. Clear? Next, describe the universal rules of biological nomenclature. nomenclature और क्यों जरूरी है। पहले रूल्स लैटिन लैंग्वेज में होगा, पहला वर्ड जीनस होगा, दूसरा वर्ड स्पीशीज होगा। हैंड रिटन करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, ऑथर नेम एंड में लिखेंगे। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक साइंटिफिक नेम, एक कॉमन नेम होता है जो किसी भी स्पीशीज का कॉमन नहीं होता, हर स्पीशीज का नेम डिफरेंट होता है। डन है एंड डस्टेड है। तो आई होप ये वन शॉट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हमने इसमें एनसीईआरटी रीडिंग भी करी है, आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नीट पीवाईक्यू भी करे हैं। आई होप इट इज हेल्पफुल। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वन शॉट कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय, ऑल द बेस्ट।